हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रॉप ऑफ नॉलेज। माई सेल्फ अर्चना गौतम। मैं आपको पॉलिटी पढ़ाती हूँ और जो फर्स्ट हमने लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताए थे एंड उसमें हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की थी। ओके और उसी में हमने जो क्राउन्स रूल एंड कंपनी रूल के बारे में पढ़ा था। अब जो ये हमारा सेकेंड सेशन होगा वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड होगा। अभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। अब ये टॉपिक पढ़ने से पहले बहुत सारी टर्म, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी, तो अगर आप इसको और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इस फर्स्ट लेक्चर पहले जरूर देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अभी हम जो बात करने वाले हैं ऑब्वियसली हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू हैव टू नो व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी सिटीजन बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक्स टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, फिर वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इंडिया इज अ लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेंथीएस्ट। अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पे सेकंड टर्म लिखा हुआ है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, रिटर्न एंड अनरिटर्न। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑब्वियसली रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कि यूएसए का सबसे पहला रिटर्न डॉक्यूमेंट था जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और हमने ये जो कॉन्सेप्ट लिया है रिटर्न का, ये हमने यूएसए से ही लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इतने सारे आर्टिकल्स बनाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट हो गया। इसके पीछे कुछ बेसिक फैक्टर्स भी है, वो मैं अभी आपको जब इस टॉपिक पे आएंगे तो तब बता दूंगी। अगर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूएसए में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, और अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें एट प्रेजेंट मोर देन 460 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक जो हम देखने वाले हैं दैट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने डिफरेंट सोर्सेज से बोरो किया है। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि एट द एंड मैं आपको जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्ट बोरो किया है, किस किस कंट्री से बोरो किया है, तो वो मैं आपको लेक्चर के एंड में उसकी पूरी लिस्ट दूंगी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आपसे डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। नेक्स्ट थर्ड इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज रिजिड एंड व्हाट इज फ्लेक्सिबल? एवरीबडी नो रिजिड इज दैट इज समथिंग अनब्रेकेबल। रिजिड इज जो कि ब्रेकेबल नहीं होता है, दैट इज समथिंग नॉट ब्रेकेबल, ठीक है। और फ्लेक्सिबल क्या होता है, जिसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर क्या होगा, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं। आप में से जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उनको पता नहीं होगा अमेंड क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट को हिंदी में हम संशोधन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट कर देते हैं इजीली, मतलब कोई किसी का ऐसा प्रोसेस है कि विदाउट एनी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलोड बाय द पार्लियामेंट और देयर गवर्नमेंट, अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो दैट इज फ्लेक्सिबल, और अगर बहुत स्ट्रिक्ट रूल है तो दैट इज रिजिड, ठीक है। अभी इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे कौन सी कंट्री है जिसका रिजिड है, कौन सी कंट्री है जो फ्लेक्सिबल है, और इंडिया का कैसा है। नेक्स्ट फोर्थ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल मैंने आपको बताया था, फेडरल इज समथिंग, फेडरल इज हम क्या करते हैं, फेडरल क्या होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और इंडिया में हमारी 3 टाइप ऑफ, ये 16 पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है लेकिन सेंटर डोमिनेटिंग होती है। एक शेड्यूल का जो टॉपिक होगा, शेड्यूल का टॉपिक भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको शेड्यूल के 12 जितने भी हमारे शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स, वो सभी हम कवर अप करेंगे। तो जब आप 7th शेड्यूल देखोगे तो उसमें क्या है, उसमें लिस्ट को डिवाइड किया गया है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। सेंटर पे जहाँ पर सेंटर के सब्जेक्ट्स होंगे, और स्टेट जहाँ पर स्टेट के लिए सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एंड कॉन्करेंट जहाँ पर स्टेट एंड सेंटर बोथ आर, वो दोनों वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उन दोनों का एक्शन होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सेंटर जो होती है वो मोस्ट डोमिनेटिंग होती है, ऑल्दो वी हैव अ फेडरल सिस्टम बट यूनिटरी बायस। फिफ्थ जो टॉपिक आएगा दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक प्रेसिडेंशियल होता है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है।
तो इंडिया का जो फीचर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो भी हम आगे देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट 6th पॉइंट आता है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, मतलब अगर हमें अमेंडमेंट करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा वो हमारे पार्लियामेंट से ही स्टार्ट होता है. अगर कोई लॉ बनेगा तो वो भी हमारा पार्लियामेंट से ही होता है. तो एनीथिंग यू वांट टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सब हमारा किसका पार्ट होगा, दैट इज पार्ट ऑफ आवर मतलब इनिशिएशन प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होगा, इन पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट, सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. जुडिशियल सुप्रीमेसी मैंने आपको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बताया था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करती है, लेकिन अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. और अगर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ने कोई ऐसा एक्ट बना दिया दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, देन ओनली जुडिशरी इज द सुप्रीम टू कैंसिल आउट इट. ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जुडिशरी इज अ सुप्रीम बॉडी in Indian Constitution and most important feature of our Indian Constitution. 7th point आता है integral and independent of judiciary. What is the meaning of integral and independent? Integral means जैसे हमारी जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स का डिवीजन हुआ है, हायरार्की है, सेंटर लेवल पर कोर्ट्स हैं, स्टेट लेवल पर कोर्ट्स हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं. ठीक है, तो ये आपस में इंटीग्रल होती है. लाइक अगर कोई हाई कोर्ट जा रहा है तो हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है. अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट जा रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से देन वो हाई कोर्ट में फॉरवर्ड कर सकते हैं. ठीक है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी मैंने अभी आपको बता दिया. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, दीज आर द बेसिक राइट्स जो हर सिटीजन के पास होने चाहिए. ठीक है, इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं जब हम फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 को पढ़ेंगे, 1 by 1, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को पढ़ेंगे. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स अभी बस यहाँ पे मैं बेसिक चीजें बताऊंगी आपको बस याद रखना है. फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन आता है हमारा पार्ट 3 के बाद पार्ट 4, दैट इज डीपीएसपी. डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व. ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा जब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे. ठीक है, अभी बस इतने याद रखो. पार्ट 4 के अंदर आते हैं और दीज आर नॉन जस्टिशिएबल. व्हाट इज नॉन जस्टिशिएबल, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज. आफ्टर डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं. देन उसके बाद सेक्युलर स्टेट. इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर मीन्स जो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है. ठीक है, एवरी रिलीजन आर इक्वल. नेक्स्ट आता है हमारा 12 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहां पर राइट टू वोट है, मतलब हर किसी को वोट का अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप. भारत की एक सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब अगर आप इंडिया के हो सिटीजन तो आप किसी और कंट्री की एक्वायर नहीं कर सकते हो, और अगर किसी और कंट्री की एक्वायर कर ली है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ना होगा. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंडिपेंडेंट बॉडीज. देयर आर सो मेनी इंडिपेंडेंट बॉडीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो कौन कौन सी इंडिपेंडेंट बॉडीज है वो भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी. ठीक है, अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे हमें कौन सी पढ़नी है. नेक्स्ट 15th इज आवर इमरजेंसी प्रोविजन. इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी में क्या मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन कैसे आती है. ओके, और इमरजेंसी में क्या करती है गवर्नमेंट, और सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, स्टेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये सब इमरजेंसी का एक पूरा टॉपिक आएगा. ओके, उसको हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी फेडरल फॉर्म ऑफ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमने फेडरल में डिस्ट्रीब्यूशन किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर एंड स्टेट. एंड उसके साथ हमने एक थर्ड बॉडी थर्ड लेवल पर भी किया, लोकल लेवल, दैट इज विलेज लेवल, वहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया है. ठीक है, तो इसी को हम 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. तो ये जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, ये बेसिक चीज़ें बताई है जो हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को शो करता है. ठीक है, ये हमारे फीचर्स हैं. अभी आपको जो मैं लास्ट में करवाने वाली हूँ उसमें मैं सभी बोरोड पार्ट के बारे में बताऊंगी जो कि आपको याद करने होंगे. ठीक है, उससे पहले हम 1 by 1 ये सभी टॉपिक्स को देख लेते हैं. सभी टॉपिक्स के अंदर थोड़ा डेप्थ में जाते हैं.
फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लाइक यूएसए एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश का है। ओके, तो हमने जो ये फॉलो किया पैटर्न रिटर्न, हमने यूएसए से फॉलो किया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जब हमने अडॉप्ट कर लिया था इन 1949, तो उस टाइम पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स जो हमने बनाए थे स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। ठीक है, और अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारे पास 460 प्लस आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं एंड 25 पार्ट्स हैं। तो ये सब हम अमेंडमेंट से हम ये सब चीजें ऐड करते हैं। ओके, जैसे आर्टिकल्स हमने और ज्यादा एक्ट लेकर आए, आर्टिकल्स लेकर आए, तो हमने 460 तक, अब हमारे 460 आर्टिकल्स हैं। और शेड्यूल्स हमारे 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये 4 शेड्यूल्स थे जो हमने अलग से ऐड किए हैं। ओके, तो अब हमारे पास कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। आपसे एग्जाम में ये डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पूछ ली जाती है। पार्ट्स कितने हैं? 25 पार्ट्स हैं। हमारा जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, अमेंडमेंट के जो जितने भी हमारे अमेंडमेंट हुए उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर होगा। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अमेंडमेंट बता देती हूँ जो आपको अभी पता होने चाहिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है। ओके, तो ये 5 ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। अभी जो मैं बात कर रही हूँ 42nd, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 42nd में सबसे ज्यादा चेंजेस लाए गए थे और इसीलिए इसको हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स लाए गए थे। ओके, तो अब ये जो लेंथीएस्ट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लेंथीएस्ट है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? बाकी कंट्रीज का इतना बड़ा क्यों नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जितना हमारा है? वाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? तो उसके पीछे कुछ 4 फैक्टर्स है, मेजर फैक्टर्स है। तो 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जिसके लिए जिससे हम ये कह सकते हैं कि यस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी हो सकता है। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर में एक तो हमारा जो कंट्री है, हमारी कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी के साथ साथ अगर हम बात करें, हमारा जो टेरिटरी है बहुत वास्ट है, वास्टनेस है। इससे क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी और एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उतने ज़्यादा प्रोविजंस आएंगे। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर इंडिया, सो मैनी स्टेट, सो मैनी डाइवर्सिटी, इसलिए ये हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर बन जाता है। देन आता है हमारा नेक्स्ट हिस्टोरिकल फैक्टर। अब जो ये हिस्टोरिकल फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर में मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो क्राउन रूल एंड कंपनी रूल बताया था, उसमें मैंने आपको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बोला था। तो उसमें क्या था कि मैंने उसमें ये भी बोला था आपको कि 1935 का जो एक्ट है उससे सबसे ज़्यादा हमने चीज़ें बोरो की है। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस आए थे वो मैं आपको लिखा चुकी हूँ। तो हिस्टोरिकल फैक्टर ये है कि जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी, बहुत सारे प्रोविजंस थे जो हमारे इंडियन सिटीजन के लिए बहुत सही थे। तो इसलिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने उसको बहुत सारे वहीं से डायरेक्ट कॉपी किए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा पूरे भारत का, किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट का अपना पर्टिकुलर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इनिशियली जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता था, लेकिन अगर अभी रिसेंटली देखें तो अब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अब जम्मू एंड कश्मीर को भी ऐड कर लिया गया। ओके, देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए वास्टनेस है, इसलिए लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। देन डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। अब लीगल ल्यूमिनरीज क्या होता है? लीगल ल्यूमिनरीज मतलब
एडवोकेट मतलब कि जो हमारे एडवोकेट थे, इंडिया के जो एडवोकेट, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो उसमें ज्यादातर जो लोग बैठे थे देवर एडवोकेट। तो उनकी जो थिंकिंग थी तो बहुत ब्रॉड थी, इसलिए उन्होंने मोर टू मोर पॉइंट्स ऐड किए। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो वास्ट हुआ, लेंदी हुआ। तो दीज आर द मोर बेसिक 4 फैक्टर्स कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लेंदी होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अब सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट पार्ट्स हमने डिफरेंट कंट्री से लिए हैं। ओके, और सबसे ज्यादा जो अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा कहाँ से लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये जो था हमने हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और उनकी जो पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन लोगों ने मिलकर इस पर पूरी तरह से वर्क किया। तो देर आर सो मेनी क्रिटिसिज्म कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे तो कोई भी कर सकता है। इट्स लाइक मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, बट इट इज नॉट ईजी। अगर आप किसी और कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से पढ़ रहे हो एंड देन यू आर सेलेक्टिंग द गुड थिंग्स एंड देन अडॉप्टिंग इट, व्हाट दे डिड लाइक दे आर एक्सेप्टिंग द गुड थिंग एंड दे आर मोल्डिंग इनटू अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। जो सिटीजन्स के लिए, सिटीजन वेलफेयर के लिए काफी सही था, मतलब उनका पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन देख के उन सभी चीजों को मोल्ड किया गया एंड देन दे कंसोलिडेटेड। ओके, तो दिस इज नॉट अ बैड थिंग इफ यू आर एक्सेप्टिंग द गुड थिंग्स फ्रॉम अदर्स। सो क्रिटिसिज्म इज नॉट गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारा वेरियस सोर्सेज में, आपको ये याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कौन कौन से प्रोविजंस हमने इसमें ऐड किए थे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्वेश्चंस आते हैं। अब सेकंड का इतना ही, अब थर्ड पॉइंट पे बढ़ जाते हैं। अब ये थर्ड टॉपिक है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। मैंने अभी आपको बताया था रिजिड लाइक अमेरिका एंड फ्लेक्सिबल लाइक ब्रिटिश। ओके, रिजिड का मतलब रिजिड होगा अगर किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा तो वहां पर कोई स्पेशल प्रोसीजर लाना पड़ता है उसको अमेंडमेंट करने के लिए, और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है वो। ठीक है, अगर फ्लेक्सिबल है तो वहां पर एज लाइक ऑर्डिनरी बिल्स को पास कर दिया जाता है, सेम उसी सिंपली मेथड से फ्लेक्सिबल अगर है तो अमेंडमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज नॉट फॉलोइंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल्सो नॉट फॉलोइंग रिजिडिटी। व्हाट इंडिया इज फॉलोइंग, इंडिया का जो अमेंडमेंट प्रोसेस है दैट इज मॉडरेट, नॉट इजी लाइक ब्रिटिश एंड ऑल्सो नॉट रिजिड लाइक यूएसए। ओके, इंडिया का कैसा है, इंडिया का मॉडरेट प्रोसेस है। अब इंडिया की अगर हम बात करें, इसके लिए मैंने आपको बोला कि मैं अमेंडमेंट का अलग से टॉपिक लेकर आऊंगी, बट यहाँ पर आपको बेसिक कुछ चीजें बता देती हूँ। अगर हम अमेंडमेंट प्रोसेस की बात करें इन इंडिया तो आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के बारे में बताता है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में बताता है और यहाँ पर 2 टाइप से अमेंडमेंट किया जाता है। ओके, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट होता है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, मेजॉरिटी कितने टाइप की होती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे। और सेकंड जो होगा, फर्स्ट आर्टिकल 368 के तहत 2 तरह से अमेंडमेंट किया जाता है, फर्स्ट स्पेशल मेजॉरिटी एंड सेकंड स्पेशल मेजॉरिटी with half ratification of the total states। ठीक है, अगर 368 के तहत हमें अमेंडमेंट करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी से हो सकता है एंड स्पेशल मेजॉरिटी विद हाफ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। अगर स्पेशल मेजॉरिटी देखा जाए, स्पेशल मेजॉरिटी इज इजी प्रोसेस, तो हम बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबल है।
लेकिन अगर सेकंड कोई चीज अगर जिसमें ये वाला प्रोसेस हो रहा है स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ रेटिफिकेशन ऑफ द टोटल स्टेट, तो ये हमारा रिजिडिटी शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में दोनों है, मतलब मॉडरेट है। अब एक और तरह की जो हमारी मेजोरिटी होती है दैट इज सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी जो होती है, अगर कोई अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है तो वो हमारा आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। 368 में सिर्फ 2 ही प्रोविजन दिए गए हैं। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी में बोथ हाउसेस से 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग चलेगी, और उसके साथ हमारी टोटल जितनी स्टेट्स है उसमें से हाफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन होना चाहिए। और ये मोस्टली वहां होता है जहां पर स्टेट्स के लिए कोई चेंज किया जा रहा है, मतलब जहां पर स्टेट का भी इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ टॉपिक पे बढ़ते हैं, फोर्थ सेलिएंट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट का मीनिंग होता है इंपोर्टेंट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सेलिएंट इज इम्पोर्टेंट, तो हम इम्पोर्टेंट फीचर्स देख रहे हैं, और इससे ही आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत नॉलेज हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। अब फोर्थ टॉपिक को देखते हैं, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अगर हम फीचर्स देखें फेडरेशन के, इंडिया में 2 गवर्नमेंट है, सेंटर पे भी गवर्नमेंट है एंड स्टेट पे भी अपनी गवर्नमेंट है। डिवीजन ऑफ पावर्स है, डिवीजन ऑफ पावर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, 3 टाइप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाईकैमरलिज्म। दीज आर फीचर्स ऑफ फेडरेशन। ओके, अगर हम बात करें यूनिटरी नॉन फेडरल की बात करें तो ये सब प्रोविजन, अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इमरजेंसी पावर, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये हमारा नॉन फेडरल नेचर शो करती है। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड इमरजेंसी पावर भी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इमरजेंसी पावर कब लगती है, कैसे लगती है, तो ये सब टॉपिक अभी बस आप कंटिन्यू लेक्चर्स देखते रहिए, इन सभी टॉपिक से आप बहुत फेमिलियर हो जाएंगे धीरे धीरे। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिफ्थ टॉपिक पे। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, हमने ब्रिटिशर्स का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया है, यूएसए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, पार्लियामेंट्री में क्या होता है, पार्लियामेंट में हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो सुप्रीम हो जाती है, प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है, सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट की बात करें, जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जो होगी उनके बीच कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर हम प्रेसिडेंशियल की देखें तो जिसमें उसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव दोनों बिल्कुल सेपरेट बॉडी होती है, दोनों एक दूसरे के काम में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है, तो हमने जो किया है, हमने ब्रिटिश से फॉलो किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसको हम वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, वेस्टमिंस्टर, और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अगर कैबिनेट फॉर्म लिखा है या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लिखा है या वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा है या पार्लियामेंट लिखा है तो एक ही बात है। ठीक है, तो पार्लियामेंट को हम डिफरेंट नेम से ये बोला जाता है। नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल में, जिसमें प्रेसिडेंट ही सुप्रीम होता है, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होगी। ओके, और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर कोई लॉ बन रहा है, कोई अमेंडमेंट होगा, तो वो इनिशियल प्रोसेस हमारा पार्लियामेंट से ही स्टार्ट होता है। अब हम सिक्स्थ टॉपिक देखते हैं। अब ये जो सिक्स्थ टॉपिक है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हमने ब्रिटिश से एक्वायर की है। ठीक है, जितनी पावर ब्रिटिश में दी गई है पार्लियामेंट को, सेम इंडिया में हम वही फॉलो करते हैं। और अगर जुडिशियल की बात करें तो जुडिशियल सुप्रीमेसी हमने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से
लिया। ओके, तो अभी पार्लियामेंट का देखें, पार्लियामेंट कोई भी चीज मेजर पोर्शन को अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर इसकी बात करें सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चेक एंड बैलेंस का काम करती है, ये इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो जुडिशरी इज सुप्रीम इन इंडिया, जिसका फाइनल डिसीजन होता है और ये किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से जुडिशरी इज सुप्रीम। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक 7 पे, पॉइंट 7। सेवन टॉपिक की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड कैसे है, हमारी जो कोर्ट्स हैं वो सेंटर लेवल पर, स्टेट लेवल पर एंड लोकल लेवल पर डिवाइडेड है। सेंटर लेवल पर हमारी सबसे पहले क्या आती है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जो स्टेट पे आती है हमारी हाई कोर्ट, और उसके बाद हमारी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट आएंगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। और अगर बात करें इंडिया की, तो पूरे इंडिया की, मतलब पूरे इंडिया में ये सिंगल कोर्ट प्रोसेस काम करता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो 7 टॉपिक्स ये मैं आपको, जब हम कोर्ट्स पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके लिए इनके डेप्थ में भी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है एंड इंटीग्रेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं 8th टॉपिक पे। अब 8th टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे हम पॉलिटी में आगे बढ़ेंगे, प्रियम्बल के बाद हम जो पार्ट्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से पार्ट्स में किसकी बात की गई है। तो अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो पार्ट 3 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पार्ट 3 जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है एट प्रेजेंट। पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, ओके। इसके बारे में और ज्यादा डेप्थ में नॉलेज लेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स। अभी बस बेसिक चीजें बता रही हूँ। आर्टिकल 14 to 18 जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारी राइट टू इक्वालिटी की बात करेगा। आर्टिकल 19 to 22 पढ़ेंगे तो ये राइट टू फ्रीडम की बात करेगा। आर्टिकल 23 and 24 टॉक्स अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 25 to 28 टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एंड आर्टिकल 29 and 30 टॉक्स अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एंड आर्टिकल 32 talks about right to constitutional remedy, that is very very important fundamental right in our part 3, okay। अगर fundamental right की बात करें तो they are justiciable। what do you understand by the justiciable? justiciable मतलब अगर आपका fundamental right violate होता है, if any government is violating your fundamental right, then you don't have need to go in high court, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ओके। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 आपको वहां पर रेमेडी मिलती है, रेमेडी रिट्स होती है। रिट्स क्या होती है आपको फंडामेंटल राइट में और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, कितने तरह की रिट्स होती है और रिट्स क्या होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट थ्रू द रिट्स आपको आपके राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल राइट्स, ओके। नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब 9th टॉपिक देखते हैं, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीपीएसपी भी बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये डीपीएसपी फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 के अंदर आएंगे, और जो डीपीएसपी है वो हमारे पार्ट 4 के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा डीपीएसपी क्या होते हैं, किस लिए बनाए गए हैं। इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इनको इन राइट्स डीपीएसपी को नोबल फीचर बोला था, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से किस पार्ट को नोबल फीचर बोला गया डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, तो डीपीएसपी को नोबल फीचर बोला गया। अब ये जितने भी हमारे डीपीएसपी हैं इनको हम ब्रॉडली
3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सेकंड गांधीयन प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. ओके, ये किस लिए बनाए गए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेलफेयर? जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे आपको बहुत ज्यादा समझ में तब और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जहां पर सभी के इक्वालिटी की बात की गई हो. ओके, अब नेक्स्ट जो है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिशिएबल. ठीक है, जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे दे आर जस्टिशिएबल, बट इफ आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इनको नॉन जस्टिशिएबल क्यों रखा गया. ऑल्दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वेलफेयर स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको भी नॉन जस्टिशिएबल रखा जाना चाहिए था, बट जस्टिशिएबल रखा जाना था, बट दे आर नॉन जस्टिशिएबल बिकॉज इंडिया के पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि वो सभी राइट्स को जस्टिशिएबल बना सकते थे. ठीक है, तो अभी तो हमारे फंडामेंटल राइट्स, ओनली फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल. तो ये हमारा 9th सैलिएंट फीचर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आपको और ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज मिलेगी जब हम इन पे 1 by 1 पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे सारे लेक्चर्स देखेंगे पॉलिटी के, तो आप पॉलिटी में अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी. बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें नहीं पता होगी, तो न्यू टर्म्स होती हैं पॉलिटी में बहुत सारी. तो पॉलिटी में आप लेक्चर्स कंटिन्यू रखें तो आपको अच्छी नॉलेज होगी. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब 10th टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, इनको हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया है. 42nd मैंने अभी आपको बताया था, 42nd में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी. तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी वन ऑफ पार्ट ऑफ आर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी. आपको ये कमेटी याद रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर हमने ये ऐड किया था. और हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एंड दीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिशिएबल. इनको भी हमने नॉन जस्टिशिएबल बनाया. नॉन जस्टिशिएबल का मतलब कि आप अगर आपकी वायलेट हो रही है तो आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते. ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिशिएबल एज लाइक डीपीएसपी. तो अब हम 11th फीचर्स और देख लेते हैं. अब जो हमारा 11th फीचर था, दैट इज इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेक्युलर? ये जो सेक्युलर वर्ड है ना, ये फर्स्ट टाइम हमने जो अलग से ऐड किया है इन आर प्रीएम्बल. व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज द फर्स्ट पेज ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहला पन्ना है हमारे संविधान का. ठीक है, जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं. तो सेक्युलर स्टेट, ये जो सेक्युलर था, हमने फर्स्ट वर्ड किसमें, 42nd अमेंडमेंट जो मैंने अभी आपको बताया था 1976 में, इसको हमने ऐड किया. ठीक है, अब सेक्युलर का मीनिंग ये है कि हमारा जो इंडियन स्टेट है उसका ऑफिशियली अपना कोई रिलीजन नहीं होगा. ओके, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा. एवरी रिलीजन आर इक्वल फॉर इंडियन स्टेट. ओके, तो हम रिलीजन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी रिलीजन को इक्वली माना जाएगा. ऑफिशियली इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यस, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. ठीक है, अब इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट ये कहाँ से पता चलता है? हमारे कुछ आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ है जो शो करते हैं कि यस, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. सबसे पहले जब हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो आपको प्रीएम्बल में ये वर्ड देखने को मिलेगा, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. प्रीएम्बल में बहुत सारी टर्म आएगी, वो सभी टर्म इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रीएम्बल से ही रिलेटेड होगा, प्रीएम्बल ही होगा. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसमें एक टर्म है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विच इज शोइंग दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. नेक्स्ट अगर हम ये आर्टिकल्स देखें, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 25, 26, 28, 29 एंड 30 एंड 44, ये सभी शो करती हैं. जब आप फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी पढ़ोगे तो ये सभी आर्टिकल्स आपको पता चल जाएंगे. ठीक है, अभी 14 से लेकर 30 तक हमारे ये फंडामेंटल राइट्स होंगे एंड जो 44 होगा वो हमारा डीपीएसपी के अंदर आएगा. ये हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे. ठीक है, तो सेक्युलर स्टेट हमारा इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट जहां पर एवरी रिलीजन आर इक्वल.
अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अगर हम 12th पॉइंट की बात करें, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कोई भी वोट डाल सकता है, चाहे वो एक मेल है या फीमेल है, शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है या जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो आप सभी क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और इंडिया का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। अब अगर देखें तो पहले इनिशियली क्या होता था कि अगर आप 21 से अबव एज है तो आप वोट डाल सकते थे, लेकिन आफ्टर 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 इस एज को कितनी कर दी, 21 कर दिया गया, 18 कर दिया गया। ओके, पहले 21 से ऊपर है तो आप वोट डाल सकते हैं, अब 18 प्लस है तो आप वोट डाल सकते हैं। तो आपको ये अमेंडमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करती है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या होता है, वहां पर स्टेट्स की अपनी सिटीजनशिप होती है, सेंटर की अपनी सिटीजनशिप होती है, और अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो आपकी खुद ब खुद यहाँ पे इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो हट जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हम इंडिया है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही फॉलो होती है। एवरी सिटीजन, जो भी सिटीजन है वो सिंगल सिटीजनशिप के तहत ही इंडिया में रह सकता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज। अब कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, टॉपिक ये हमारा डिफरेंट टॉपिक होगा। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज में जो हमारी आती है, यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया एंड कैग हो गया। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन जो सेंटर एंड स्टेट लेवल पर इलेक्शंस कराते हैं, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की इलेक्शन कराते हैं एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की भी इलेक्शन यही कराते हैं, इलेक्शन कमीशन। ओके, अगर हम कैग की बात करें, कैग की फुल फॉर्म होगी कंट्रोलर एंड ऑडिटर। कैग होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है सेंटर एंड स्टेट पे अकाउंट्स को ऑडिट करना। ओके, तो कैग इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट बॉडी। यूपीएससी, एसपीएससी सेंटर लेवल पर रिक्रूटमेंट एग्जाम कराती है, एसपीएससी स्टेट लेवल पर एग्जाम्स कराती है। अब नाउ इमरजेंसी पावर का अलग टॉपिक होगा। भारत में इमरजेंसी पावर लगती है और मैं आपको ये बता चुकी हूँ, जब इमरजेंसी पावर लगती है तो इंडिया एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है, सारी पावर प्रेसिडेंट के ऊपर आ जाती है। ठीक है, इमरजेंसी पावर से रिलेटेड आपको कुछ आर्टिकल्स याद रखने हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करेगा, 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करेगा एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेगा। अभी तक भारत में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। लास्ट जो हमारा फीचर बचता है दैट इज 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। हमारी जो सेंटर है, हमारी जो गवर्नमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल। ओके, तो यही हमारे मेन टॉपिक्स है जो सैलिएंट फीचर्स डिस्क्राइब करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम जो देखने वाले हैं, अब हम एक लिस्ट है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी टॉपिक्स है, कौन कौन सी कंट्रीज से इंपॉर्टेंट पार्ट हमने एक्वायर किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस रेंडमली पूछे जाते हैं और आपको ये खुद से ही रटना होगा। तो मैं आपको वो कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, सोर्सेज। तो अब हम हेडिंग डालेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने एक्वायर किया है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने फेडरल सिस्टम लिया है। अब ये जो फेडरल वर्ड है ना, इंडिया में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, फेडरेशन वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। ओके, फेडरल सिस्टम जो है वो हमने 1935 के एक्ट से लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर एट अ स्टेट लेवल, उनके ऑफिस के बारे में जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो हमने 1935। जुडिशरी, इमरजेंसी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। नेक्स्ट ब्रिटिश से जो हमने लिया है
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, ये आप आगे पढ़ोगे जैसे जैसे हम आर्टिकल्स पे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने ब्रिटिश से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोसेस है वो भी हमने ब्रिटिश से लिया है। और बाईकैमरलिज्म मैं बता चुकी हूँ, टू हाउसेज इन पार्लियामेंट, वो भी हमने ब्रिटिश से ही एक्वायर किया है। नेक्स्ट यूएस की बात करें, यूएस जो है, यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसका भी एक अलग से टॉपिक आएगा। जुडिशियल रिव्यू अभी बस इतना समझ लो, जुडिशरी जो होती है उस किसी भी एक्ट को दोबारा से रिव्यू करती है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो प्रोसेस हमने यूएस अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। व्हाट इज इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट होता है हटाने का प्रोसेस, प्रेसिडेंट को हटाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होगा वो हमारा यूएस से लिया गया है। देन रिमूवल ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है वो भी हमने अमेरिका से लिया। नेक्स्ट, आयरिश डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन प्रोसेस जो होगा वो आयरिश से ही लिया गया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हमने यूएसए से लिया है एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने आयरिश से लिया है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कनाडा, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नर की अपॉइंटमेंट कनाडा से लिया है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ओके, ये भी कनाडा से आया। देन रेजिडुअरी पावर, रेजिडुअरी पावर क्या होती है वो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट एंड जॉइंट सिटिंग लिया। कॉन्करेंट लिस्ट आप पढ़ोगे शेड्यूल 7 में, तो वहां पर ये जो थर्ड लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट होती है। और जो जॉइंट सिटिंग का प्रोसेस है, जॉइंट सिटिंग कैसे होती है, कब होती है, तो वो सब भी आपको आगे वाले लेक्चर्स में जानने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेंच से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो प्रियम्बल में वर्ड्स लिखे गए हैं तीनों इंपोर्टेंट, वो हमने तीनों फ्रेंच से ही अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रियम्बल ही होगा, प्रियम्बल की इंपॉर्टेंट जितनी भी टर्म्स है वो सब हम देखेंगे। और जो लास्ट हमारी कंट्री है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोसेस होगा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, तो वो हमने साउथ अफ्रीका से एक्वायर किया है। देन इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन किया जाएगा वो प्रोसेस हमारा साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया गया। सो दिस इज लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर एंड नेक्स्ट विल बी प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये हमारा यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर न्यू वीडियोज। और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले जो मैंने अभी तक 2 वीडियोस बनाई है उन पे फोकस करना, तो आपको पूरी पॉलिटी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। थैंक यू सो मच।